नेक्स्ट पैरा हम लोग देखते हैं एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। एयर किस किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे देख सकते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन थर्ड नंबर में आर्गन आएगा 0.9%, देन कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और अदर गैसेस 0.17%। तो ये कंपोजिशन हो गया एटमॉस्फेयर का, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद बहुत कम मात्रा में अदर गैसेस है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बहुत सारा होगा। ओके, अब यहाँ से पढ़ते हैं। द एयर विच वी इनहेल इज नॉट अ सिंगल गैस। एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं, निश्वास मतलब सांस के रूप में लेते हैं, वो एक सिंगल गैस नहीं है, बट अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इट इज़ फाउंड दैट up to an altitude of 90 km from the Earth's surface, the portion of three major gases present. The proportion of three major gases present in the atmosphere is uniform. तो थ्री मेजर गैसेस कौन कौन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैस। ओके, जिसका प्रोपोर्शन यूनिफॉर्म है। Three major gases are nitrogen, oxygen and carbon dioxide, but above the 90 km the composition begin to change due to increase in the proportion of lighter gases। और हल्का हल्का गैस के प्रेजेंस के कारण 90 किलोमीटर से ऊपर जो है गैसेस का कंपोजिशन मतलब एटमॉस्फेयर कंपोजिशन थोड़ा बदलाव आ जाता है उसमें। ओके, लाइटर गैसेस लाइक हीलियम, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस the air is also apart from these gases air is also contain some amount of dust particle and water vapor। इन गैसों के अलावे एयर में डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जो कंस्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का, ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ओके, इट ऑक्युपाई 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम इन द एयर। एयर का टोटल वॉल्यूम का ये 78% है। इट इज़ दस मोस्ट प्लेंटीफुल गैस बट हैज़ लिटिल डायरेक्ट इम्पोर्टेंस। हम लोग इसका डायरेक्ट इम्पोर्टेंस बहुत लिटिल है टू दी ऑर्गेनिज्म के लिए। व्हेन वी इनहेल एयर द मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट यूटिलाइज इनसाइड आवर बॉडी सिस्टम। जब हम लोग इस सांस के रूप में गैस को, एयर को लेते हैं, तो जो नाइट्रोजन का मेजर प्रोपोर्शन हम लोग के बॉडी में उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ वो बाहर निकल जाएगा। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन थ्रू द सॉइल। अब प्लांट जो है नाइट्रोजन को, प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग के लिए उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में यूज है बट उतना नहीं है, और डायरेक्ट हम लोग नहीं नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। प्लांट भी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से यूज नहीं कर सकता, वो कहाँ से लेगा, मिट्टी से लेगा। मिट्टी में नाइट्रेट का रूप में या नाइट्रोजन कंपाउंड का रूप में नाइट्रोजन रहेगा, वहाँ से नाइट्रोजन को प्लांट एब्जर्व करेगा और ग्रोथ होगा प्लांट का। ओके, दस इट इज़ यूज बाय प्लांट टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है, बट डायरेक्ट कंजप्शन नहीं कर पाएगा प्लांट भी, वो सॉइल से लेगा नाइट्रेट का रूप में। ओके, नाइट्रोजन, दस नाइट्रोजन इज इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस, इसलिए इनडायरेक्टली यूजफुल है हम लोग के लिए। अब है ऑक्सीजन 2 नंबर। इट इज़ सेकेंड मेजर गैस इन वॉल्यूम विच मेक्स अबाउट 21% ऑफ द एयर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर ह्यूमन बींग और एनिमल इनहेल ऑक्सीजन। कोई भी ह्यूमन बींग है, चाहे ह्यूमन बींग हो या एनिमल हो, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ओके, ऑक्सीजन चाहिए। जैसे रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज नीडेड। रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का नीड होता है।
तो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो या प्लांट हो, उसको रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर क्वेश्चन है विच गैस इज यूटिलाइज बाय द प्लांट और टेकन बाय द प्लांट फॉर रिस्पायरेशन, देन यू विल राइट द आंसर ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड मत लिखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज taken by the plant for the photosynthesis, but in the respiration plant also use oxygen. okay, डे टाइम में क्या प्लांट तो खुद अपना ऑक्सीजन बना लेता है, इसलिए वो बाहर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं करता है, अपना ही ऑक्सीजन का यूज कर लेता है। बट नाइट टाइम में प्लांट भी एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के लिए। ओके, देखिए वेयर ह्यूमन बीइंग और एनिमल इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एयर टू स्टे लाइफ, जिंदा रहने के लिए। बस ऑक्सीजन इज नॉन एज लाइफ सपोर्टिंग गैस, इसलिए ऑक्सीजन को लाइफ सपोर्टिंग गैस कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खुद बन जाता है, ऑटोमेटिकली रिन्यूड हो जाता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, सारा गैसेस खुद से रिन्यू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, replenished of oxygen by the green plant through the photosynthesis। हम लोग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स एयर, उसमें से ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन भी बना लेता है, अपना फूड भी प्रिपेयर कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जिसको फिर हम लोग इनहेल करेंगे। तो इस तरह से वो कंटिन्यूस साइक्लिक रूप में ऑक्सीजन बनते रहता है और इसलिए ये रिप्लेनिश्ड रिसोर्स है, जिसको दोबारा बनाया जा सकता है और कंटिन्यूस रिसोर्स है। ओके, एंड एंड इज एंड दिस कीप्स अ हेल्दी बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है, वो ऑक्सीजन को बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देता है, इस तरह से हेल्दी बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन का एयर में और एटमॉस्फेयर में। देयरफॉर growing of trees and bushes is very important to maintain a balance of oxygen supply in the air। जितना ज़्यादा ट्री लगाएंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर का बैलेंस के लिए हम लोग के लिए ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ज़रूरी गैस है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होता तो अर्थ एक फ्रोजन प्लेनेट होता है, ये अर्थ को गर्म रखता है। ओके, अल्दो और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है फोटोसिंथेसिस में यूज है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ये हैवी गैस है, सब भारी गैस है ये। ओके, अल्दो इट कंट्रीब्यूट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, दैट इज 0.03। आप लोग 0.3 लिख देते हैं, 0.3 लिख देते हैं, नहीं, इट्स रॉन्ग, इट्स 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 0.03% of the air। It is an important gas in maintaining the life cycle of plants over the, not plant, of planet over the earth। लाइफ प्लेनेट पर, लाइफ साइकिल ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट पर लाइफ साइकिल को चलाने के लिए अर्थ एक प्लेनेट है जिस पर लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, मतलब लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है ऑफ द सन एंड वार्म अप द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का लोअर एटमॉस्फेयर गर्म होगा, उस सबसे पहले अर्थ सरफेस गर्म होगा, उसके बाद उसके कंटेंट में जो एयर आएगा वो गर्म होगा। देखिए कैसे मैकेनिज्म कैसे काम करता है, सन का हीट है तो ये नहीं कि सबसे पहले यहाँ का हवा गर्म होगा, ऐसा नहीं है, सबसे पहले अर्थ सरफेस गर्म होगा, यहाँ का जो एयर गर्म होगा फिर वो ऊपर उठेगा एयर, फिर ऊपर का हवा नीचे आएगा और फिर वो गर्म होकर ऊपर उठेगा। सबसे पहले अर्थ सरफेस मतलब ज़मीन गर्म होगा, उसके बाद ज़मीन का संपर्क में हवा गर्म होते होते धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। ओके, नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से यहाँ देखते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन एंड वार्म अप द लोअर एटमॉस्फेयर of the earth surface। Human being and animal
release carbon dioxide gas during the process of respiration. The green plants draw carbon dioxide, ये ड्रॉ खींच लेता कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ड्रॉ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड यूटिलाइज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में इसको यूटिलाइज कर लेता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनता है, मतलब C6H12O6, C6H12O6 मतलब ये ग्लूकोज है, और 12H2O बाहर आता है, वाटर बाहर आता है, और ऑक्सीजन 6O2 मतलब 6, ये सब प्लस प्लस होते जाएगा, ये सब फोटोसिंथेसिस के बाद रिलीज होता है, ओके, बनता है। C6H12O6 ग्लूकोज है, फिर 12 पार्ट H2O है, उसके बाद 6H2O6 6 जो पार्ट है वो ऑक्सीजन, ये रिलीज होता है, ओके। नाउ photosynthesis. In this way, a balance is maintained in the atmosphere. If the amount of carbon dioxide is more in the air, it can adversely affect the लिविंग बीन। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, बढ़ ही रहा है, जिससे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आ रहा है, ओके। क्योंकि पेड़ कटते जा रहा, पेड़ तो लगा नहीं रहे, पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता था और ऑक्सीजन को रिलीज करता था, पेड़ ही कम हो रहा, और बहुत सारा पोल्यूशन भी हो रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो जो आइस कैप है हाई माउंटेन पर वो पिघलेगा, और सी लेवल बढ़ेगा, मतलब आइस कैप पिघलेगा तो पानी कहाँ आएगा, पिघल कर समुद्र में, तो समुद्र का जो लेयर है ऊपर उठेगा, समुद्र का लेयर ऊपर उठने से क्या होगा, समुद्री इलाका में जो भी सिटीज, स्टेट, आइलैंड है वो सब डूब जाएगा, इमर्ज हो जाएगा सी में। जैसे कि तमिलनाडु हुआ, कन्या, ये केरल हुआ, गुजरात हुआ, ये आने वाला 600-700 साल के बाद डूब जाएगा पानी में, उससे भी स्टेट का अस्तित्व नहीं रहेगा, अंडमान निकोबार भी डूब जाएगा और लक्षद्वीप भी डूब जाएगा, ओके, अगर इसी तरह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग करते रहे तो। देखिए, सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब हीट, it increase temperature of the atmosphere, which in turn increase the temperature over the earth surface. This is cause global warming, which is threatening, ये खतरा है, the life supporting system of this planet, इस planet पर life supporting system के लिए खतरा है, ओके। Apart from these major gases, atmosphere has also some other gases like argon, helium, methane, etc. in small volume में ये सब पाया जाता है। The water vapor and dust particle are the other important components present in the atmosphere. वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल दूसरा मेजर कंपोनेंट है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ओके। दे हैव देयर ओन रिलेवेंस, इनका भी इम्पोर्टेंस है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स होने के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है थोड़ा मोड़ा, ओके, जैसे आप देखे थे माइक्रो डस्ट के कारण स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट हुआ, ओके। वाटर वेपर होने से ह्यूमिडिटी होगा, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जो उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन के बाद रेन होगा या स्नोफॉल होगा, ओके। आगे देखते हैं, एटमॉस्फेयर ऑल्सो होल्ड सॉलिड पार्टिकल ऑफ डस्ट, salt, pollen, etc. These dust particles act as a hygroscopic nucleus around which water vapor get condenses and form cloud. ये जो डस्ट पार्टिकल है, पोलन है, सॉल्ट है, ये सब के चारों तरफ ये सब पार्टिकल्स है जो एटमॉस्फेयर में तैरता रहता है, और वाटर वेपर इसी पर, ये न्यूक्लियस का काम करता है, मतलब एक सेंटर का काम करता है, उसमें जाकर चिपक कर उस पर बैठ कर वाटर वेपर मतलब वाटर पार्टिकल, क्लाउड का फॉर्मेशन जब वो हेवी हो जाता है, होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो बारिश के रूप में, स्नो के रूप में आ जाता है, ओके। ओके, थैंक यू, आज का क्लास इतना ही। वेरी नाइस, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।